हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है सीटेट की क्लासेस आपकी लगातार चल रही हैं। तो आइए आज हम लोग अपनी क्लास को आगे करते हैं। कल का वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट बॉक्स में भी है। टेलीग्राम पे जुड़ने पे आप सभी को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फ्री दिए जाएंगे, इसलिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग टेलीग्राम पर जरूर जुड़े। चलिए बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के जो नगर हैं वो आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत में, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब। याद रखिएगा, पूछा जाता है कि हड़प्पा के भारत में स्थान कौन कौन से हैं। एक तो आपका गुजरात है, राजस्थान है, हरियाणा है, पंजाब है। ठीक है, इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनेक वस्तुएं मिली हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिस पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के बाट, मुहरे, मनके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड भी यहां से मिले हैं। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा। जैसे मान लीजिए ये एक है और ये है, तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसे उन्होंने कहा है नगर दुर्ग। क्या कहा है? ऊपर वाले हिस्से को नगर दुर्ग कहा, निचले हिस्से को निचला नगर, इसे उन्होंने कह दिया है निचला नगर। ठीक है, निचला नगर कहा है। दोनों हिस्सों की चार दीवारियां पक्की ईंटों से बनाई जाती थी। अब ये जो दोनों हिस्से हैं आपके, ये इनके पास हो गए चार दीवारी, इसी को बोलते हैं चार दीवारी। ठीक है, और ये जो चार दीवारी है ये होती थी भैया पक्की ईंट की। पूरा का पूरा हम आपको डायग्राम समझा दे रहे हैं। ठीक है, पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। आगे है मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिससे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है। तो उसे महान स्नानागार की संज्ञा हमारे पुरातत्वविदों ने दिया है। चलिए आगे बात करते हैं। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्नि कुंड मिले हैं जहां संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। अब इसकी शॉर्ट नोट्स कैसे बनोगे, तो ऐसे लिखना भंडार गृह। ठीक है, भंडार और गृह। और कहाँ कहाँ मिला है? एक हड़प्पा में मिला है, मोहनजोदड़ो में मिला है, लोथल में मिला है। ऐसे ही याद कर लीजिएगा। 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। नगरों का आरंभ लगभग 4700 साल पहले हुआ है। हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत लगभग 3900 साल पहले हुई और अन्य नगरों का विकास 2500 साल पहले हुआ है। ये आप सभी को याद रखना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगला टॉपिक, कच्चे माल की खोज। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात करते थे। तो तांबे का आयात दो जगह से होता था, एक तो राजस्थान से और दूसरा ओमान से। ठीक है, जो आपका कांसा है, ब्रॉन्ज, इसको बनाने के लिए तांबर के साथ मिलाई जाने वाली जो धातु थी उसे टिन कहा जाता था, जिसका आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से होता था। तो ये जो टिन है ना, टिन, इसका जो आयात है वो ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर प्रीसियस स्टोन्स का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़िएगा। ठीक है, चलिए सभ्यता के अंत का रहस्य। इस सभ्यता का अंत क्यों हुआ? कुछ विद्वानों का कहना है नदियां सूख गई, कुछ का कहना है जंगलों का विनाश हो गया, कुछ ने कहा कि ईंट पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे, ये कारण रहा होगा। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर तो केवल और केवल कुछ ही इलाकों पर हुआ होगा। चलिए बात करते हैं फ्रेंच की। फ्रेंच क्या है? पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं
लेकिन फेंस कृत्रिम रूप से तैयार होता है? ये क्वेश्चन आया है कई बार। ठीक है, बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत का जो रंग है वो प्रायः नीले या हल्के समुद्री होते थे। ये इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत अच्छे तरीके से इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं ऋग्वेद की। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, रचना 3500 साल पहले हुई। ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया है। तो प्रार्थनाओं को सूक्त कहते हैं। सूक्त का अर्थ होता है अच्छी तरह से बोला गया। ऋग्वेद की भाषा प्राकृत संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। इस पे स्टार लगा लेना, कई बार आया है। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था, श्रवण किया जाता था, ना कि पढ़ा जाता था। ये लाइन स्टार लगा लीजिएगा, इसको पढ़ा नहीं जाता था। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया और छापने का काम तो 200 साल पहले हुआ। अब यहां से वो 3 स्टेटमेंट बनाता है, 1, 2 और 3, और चौथा पूछ लेगा इनमें से कौन नहीं है। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से पूरा पढ़िएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं भैया महापाषाण की। महापाषाण, शिलाखंड महापाषाण। महा का अर्थ होता है बड़ा और पाषाण का अर्थ होता है पत्थर। इसे नाम से जानते हैं। यह पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए जाते थे। करीने का मतलब होता है बहुत एकदम, जैसे मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है तो एकदम ऐसे सटा सटा के एकदम व्यवस्थित क्रम से। महापाषाण ये कब्रें हैं। ठीक है, महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जनपद। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होता है। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश के मेरठ के हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा इसमें से प्रमुख हैं। खुदाई से पता चला कि लोग झोपड़ियों में रहते थे, मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल और सरसों जैसी फसल उगाते थे। स्टार लगा लेना, पूछता है कौन सी फसल नहीं उगाते थे, तो याद रखना चावल, गेहूं, धान, जौ, दाल, गन्ना, तिल, सरसों, इन फसलों को वो उगाते थे। इन पुरास्थलों से विशेष प्रकार के बर्तन मिले जिन्हें चित्रित धूसर पात्र कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं महाजनपद की। करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए तो इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट तथा पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई जाने लगी। तो जो महाजनपद है उनके चारों ओर क्या बनने लगे? दीवारें बनने लगे। महाजनपदों के राजा द्वारा समय समय पर लाए गए उपहार पर अब ये नहीं निर्भर रहते थे, बल्कि नियमित रूप से अब ये कर लेते थे। याद रखिएगा, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे। प्रायः उपज का 1/6वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि भाग क्या है, तो कर है। कितना था? 1/6 हिस्सा। किससे लिया जाता था? कृषक से। कृषि में परिवर्तन। इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे और कठोर जमीन है उसको लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों में जो खेत है उनमें बीज छिड़क कर धान उपजाने के बजाय धान की पौध तैयार कर उनका रोपण शुरू कर दिया। बात करते हैं मगध। गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। मगध में बहुत शक्तिशाली शासक थे, बिंबिसार और अजातशत्रु। स्टार लगा लेना, कई बार अभी तक पूछा गया है। ठीक है, बिहार में राजगीर, आधुनिक राजगीर कई सालों तक मगध की राजधानी रही। बाद में पाटलिपुत्र, आज का पटना, 2024 में यहां से क्वेश्चन आया था। मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया। उसके नजदीक ही वज्जी राज्य था जिसकी राजधानी वैशाली थी। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गण या संघ कहते थे। बुद्ध तथा महावीर दोनों गण या संघ से संबंधित थे। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में कल हम लोग अध्ययन करेंगे। आज की वीडियो, आज का सेशन कैसे लगा आप सब जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा।
जिसको भी नोट्स चाहिए, नोट्स के लिए आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। 99 रुपए की ये नोट्स है, मात्र बहुत ज़्यादा फीस नहीं रखी गई है, 99 रुपीज़ ओनली है। और जिसको नोट्स नहीं लेना है वो लगातार क्लास चलिए, आप क्लास से पढ़ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।